ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रोत्साहन आधारित रोजगार योजना ELI पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अपना कंपनी के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख डॉक्टर प्रीत, आर्थिक विश्लेषक दीपशिखा सिकरवार और ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र TUCC के राष्ट्रीय महासचिव SP तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। संभावनाओं को संभव बनाना जीवन का मुख्य उद्देश्य है और हमारे आपके हम सबके जीवन के उद्देश्य को नई दिशा देने का काम सरकार करती है, या यूं कहें कि सरकार की जिम्मेदारी है हम सबके जीवन को बेहतर बनाना और सुरक्षित बनाना, आत्मनिर्भरता प्रदान करना। जब भी हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो रोजगार का जिक्र होना लाजमी है और रोजगार सृजन के नजरिए से कल कैबिनेट ने एक अहम योजना को मंजूरी दी है और ये योजना है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्या है ये योजना, कैसे काम करेगी, किन लोगों को फायदा होगा और इस योजना के सहारे भारत में कितना रोजगार सृजन करने की उम्मीद है सरकार को। इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीत, जो हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैं अपना कंपनी के। साथ ही साथ आर्थिक विश्लेषक दीपशिखा सिकरवार जी भी मौजूद हैं और हमारे साथ जूम पर जुड़ेंगे SP तिवारी, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रेड यूनियन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपशिखा मैम, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो स्कीम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार उन कंपनियों और बिजनेस को पैसा देगी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी प्रदान करेगी, इसकी घोषणा बजट में की गई थी और ये भी उम्मीद की जा रही है कि 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएंगे। आसान शब्दों में अगर आपसे समझने की कोशिश करें कि ये योजना क्या है और किस तरीके से भारत में रोजगार के नजरिए से कहें तो ये गेम चेंजर साबित होने वाली है। गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो अगर आप देखें, भारत के सामने इस समय एक सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो कॉलेजों से पढ़कर निकल रहे हैं, जॉब मार्केट में आ रहे हैं, उनको किस तरह से रोजगार मुहैया कराया जाए। तो ये जो योजना है, ये जो इंडस्ट्री है, बिजनेसेस हैं, उनके लिए एक नज है, उनको एक धक्का है कि आप आगे बढ़िए और नौकरियां दीजिए, क्योंकि एक ये चुनौती जो है देश के सामने खड़ी हुई है। तो इसमें सरकार जो है आपका सहयोग करेगी, आपका कुछ फाइनेंशियल आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। तो फर्स्ट टाइम जो नौकरी देते हैं उन कंपनियों को उसके उन्होंने स्लैब्स बनाए हुए, लेकिन 3,000 रुपए तक उन कंपनियों को दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो आप नए बच्चे जिसको आप हायर कर रहे हैं, उनको भी 15,000 तक जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। और ये एम्प्लॉयमेंट जो है, ये स्कीम जो है 1 अगस्त से चालू हो रही है, ये 2027 तक रहेगी, जुलाई तक। उसके अलावा जो है ये स्कीम अगर आप औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है तो ये स्कीम ज्यादा लंबी चलेगी। तो इस स्कीम के 2 भाग हैं। एक भाग जिसमें एम्प्लॉई जो है उसको 15,000 दिया जा रहा है, उसके अलावा कंपनी है जिसको 3,000 तक दिया जा रहा है। तो इसके स्लैब्स बना दिए हैं कि अगर 10,000 तक दे रहे हैं पैसे या 10 से 20,000 तक दे रहे हैं तो उसमें 2,000 है। अगर 20,000 के ऊपर 1 लाख तक अगर आप देते हैं तनख्वाह तो उसमें 3,000 तक है। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि 2 हिस्सों में ये स्कीम है, एक नौकरी करने वालों के लिए और नौकरी देने वालों के लिए। क्योंकि आपकी कंपनी जो है डॉक्टर प्रीत, वो लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। जब कल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी तो जो रोजगार हासिल करने वाले युवा हैं उनमें किस तरह की आपने उत्साह को महसूस किया और बतौर रोजगार मुहैया कराने वाले आपका क्या नजरिया है इस ELI स्कीम पर? हमारे प्लेटफॉर्म पर लगभग 6 करोड़ कैंडिडेट और 10 लाख एम्प्लॉयर्स हैं, तो हमें दोनों तरफ से सुनने को मिला। बहुत एक अहम चीज़ ये है कि ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए जो स्कीम है वो फॉर्मलाइज करती है, जिसका मतलब है आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं। एक सामाजिक डिग्निटी उसमें साथ जुड़ जाती है जब आप किसी को EPFO में डालते हैं। एक सोशल सिक्योरिटी साथ में जुड़ जाती है कि आपका भविष्य एक तरह से सिक्योर होगा। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो हमारे कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो फर्स्ट टाइम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में लोग आएंगे, उनमें बहुत उत्साह था, उनमें बहुत खुशी थी, उनमें बहुत एक डिग्निटी का हमने देखा फीलिंग थी। ऑन द अदर साइड एम्प्लॉयर्स को आप देखिए 3,000 तक पर मंथ जो सपोर्ट दे रही है सरकार,
2 वर्ष में 72,000, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 1.25 लाख से ऊपर। तो एक तरह से ये एक सिग्नल है प्राइवेट सेक्टर को भी कि नौकरी समाज और उदार सिर्फ सरकार का, सिर्फ निजी क्षेत्र का काम नहीं है, ये मिलजुल के होगा, पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप से होगा। और सरकार एक तरह से कह रही है कि आप अगर नौकरी देते हैं किसी को तो हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। एज अ सिग्नल बहुत बड़ी चीज है। लगभग 2 लाख करोड़ का जो सिग्नल है उससे, क्योंकि लोगों में एक उत्साह है कि अब इससे इकोनॉमिक बूम भी बहुत रहेगा, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रोपेंसिटी टू स्पेंड बहुत ज्यादा होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के तरीके से भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स बहुत खुश हैं, एफएमसीजी कंपनीज बहुत खुश हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि कैसे इस चीज का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। दीपशिखा मैम, अगर पिछले 10 वर्षों में भारत की प्रगति को देखें तो सबसे पहले स्किल इंडिया प्रोग्राम आया जिसमें हर हाथ को हुनर देने की बात की गई। उसके बाद मेक इन इंडिया के तहत हम ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सके। अब जब ELI स्कीम आई है तो इसका मकसद क्या है? नौकरियां बढ़ाना, MSME को सपोर्ट करना, युवाओं को स्किल्ड बनाना, या लार्जर कैनवस पर हम बात करें तो जो 2 साल की योजना ये है, इससे भारत की आर्थिक प्रगति को आप किस दिशा में देखती हैं? तकरीबन 1 करोड़ युवा जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं इस देश में हर साल। तो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बहुत लिमिटेड हैं, तो उनको नौकरियां कहाँ से दिया जाए? तो कॉर्पोरेट जगत जो है, कॉर्पोरेट जगत को लाया गया है साथ में कि सरकार आपका थोड़ा सहयोग करेगी और आप हायरिंग कीजिए, आप निवेश भी कीजिए और निवेश के साथ साथ आप रोजगार दीजिए। ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी और ये सब लाइए, लेकिन इतना ऑटोमेशन नहीं कीजिए, आप थोड़ा एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक सामाजिक जरूरत है हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले यहाँ पर। तो उनको साथ में लाया गया है और इसीलिए उनके लिए ये एक इंसेंटिव स्कीम लाई गई है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि कॉर्पोरेट जगत भी ये चाहता था, क्योंकि अगर आपको याद होगा आत्मनिर्भर कोविड के दौरान एक और स्कीम थी, वो अब खत्म हो चुकी है, कि उस स्कीम में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे सैलरी और पे स्केल को लेकर के। तो उनकी ही ये एक रिक्वेस्ट थी कि जो सैलरी का लिमिट है 1 लाख रुपए जैसे इस बार रखा गया है, उसको थोड़ा बढ़ाया गया है, क्योंकि वेजेस जो हैं, जो भत्ते मिलते हैं लोगों को, उनकी रेट जो है उनमें बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये जो आज की रियलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है और उम्मीद की जाती कि अगर कॉर्पोरेट जगत इसको बहुत अच्छे से करता है एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, तो काफी हद तक रोजगार जो है, जो सरकार का टारगेट है, वो काफी हद तक मीट हो पाएगा। डॉक्टर प्रीत, अगर रोजगार लेने वाले के नजरिए से अगर मैं बात करूं या कुछ सवाल करूं, अगर मुझे रोजगार चाहिए और मैं इस योजना का लाभ भी उठाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे अतिरिक्त क्या करना पड़ेगा? अगर मैं किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे डालता हूं, उस नौकरी का इंटरव्यू देता हूं, मैं वहां सेलेक्ट हो जाता हूं, तो क्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए मुझे कुछ और विशेष दस्तावेज जमा करने की जरूरत है, कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत है? मैं इस योजना के लिए योग्य कैसे होऊंगा? सही, जैसा मैम ने बताया कि योजना की अवधि 1 अगस्त 2025 से शुरू होती है, तो यदि आपका एम्प्लॉयमेंट 1 अगस्त 2025 या उसके बाद से है जुलाई 2027 तक, तो आप योग्य हैं इस चीज के लिए। आप फर्स्ट टाइम फॉर्मल एम्प्लॉय होने चाहिए, यानी आपने अगर कहीं इंटर्नशिप किया है, कुछ और किया है छोटा मोटा, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। आपका पहली दफा EPFO अकाउंट बन रहा है अगर, तो आप उसके लिए योग्य हैं। आपको उसके लिए जो कंपनी है, जिस कंपनी में आप हैं, उस कंपनी को एक फॉर्म, एक डिक्लेरेशन भरना होगा। ये जो 15,000 का आपको एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, ये 2 किश्तों में मिलेगा। दूसरी किश्त मिलने से पहले आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब पहली बार उनको सैलरी मिलती है तो बेसिक्स लाइक बजटिंग, क्रेडिट, सेविंग्स, लोन, हाई इंटरेस्ट लोन्स, EPFO क्या होता है, PF का पैसा मेरी सैलरी से क्यों कट रहा है, सैलरी स्लिप क्या होती है, बहुत बेसिक चीजें जिनको हम मान लेते हैं कि अज्यूम्ड है, सबको पता होगा, वो चीजें इस फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में कवर होंगी और फिर आपको वो दूसरी इंस्टॉलमेंट उसमें मिलेगी। SP तिवारी साहब, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रेड यूनियन के, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब कल कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी, उसके बाद आप चूंकि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, इस योजना के जो मंजूरी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भारत सरकार जो ये योजनाबद्ध तरीके से जो स्कीम लेके आई है, वो हमारे लिए प्रतीक्षित थी, इसलिए कि इस पर
चूंकि श्रम मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है, तो श्रम मंत्रालय की त्रिपाक्षिक स्तर पर 1-2 मीटिंग हुई जिसमें इन विषयों पर माननीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने इस पर चर्चा की और हम लोगों ने अपने सुझाव दिए। जैसे ये जो अभी 4 साल का हुआ है, सरकार 2 साल का ही ला रही थी। ये मेरा सुझाव था कि टू कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, सरकार को 2 साल के लिए और इंसेंटिवाइज करना चाहिए। तब तक आदमी एकदम फुल्ली ट्रेंड हो जाएगा। अगर जो नियोक्ता उसको करके रखा है वो अगर ना भी उसको रोजगार दे तो उसको कम से कम अल्टरनेटिव कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की जगह उसको मिल जाएगी। तो ये एक विशेष मकसद था जो कि सरकार ने स्वीकार किया। इसके अलावा जो विषय था वो था कि हम बहुत दिनों से, एक लगभग 2 दशकों से भारत के विनिर्माण क्षेत्र के बारे में हमेशा चर्चा करते थे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब तक डेवलप नहीं होगा इंडिया में रोजगार नहीं आएंगे। तो सरकार ने पहली बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश करने के लिए योजना में एक स्लैब लाया और इससे क्या होगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होता है तो उसके 3-4 आयाम होते हैं। एक तो रोजगार में वृद्धि होती है, दूसरे हम आयात और निर्यात का जो बैलेंस होता है उसको बढ़ाने में हम सफल होते हैं, तीसरा दुनिया के दूसरे देशों में हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं और चौथा हमारे जो नियोक्ता है उनको एक कम्पिटिटिव कॉस्ट भी मिल जाती है ताकि उनका कुछ प्रॉफिट भी जनरेट हो और वो माल को बेच सके। तो ये 3-4 आयाम उसमें खड़े उतरते हैं। 5वां जो सबसे बड़ा विषय इसमें आता है वो ये है कि आज जिस तरह से चाइना से हमारा कंपटीशन है या और आसपास के देशों से कंपटीशन है, वियतनाम से है और कपड़े में तो बांग्लादेश से भी हमारा कंपटीशन है, श्रीलंका से भी कंपटीशन है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो इंसेंटिवाइज करने का, एक प्रोत्साहन करने का जो एक तरीका ढूंढा है वो बहुत ही अच्छा है और पूरे बड़ी समझ के साथ इसको लागू करने की आवश्यकता है। सरकार अगर इसको पूरी समझ के साथ लागू करे और नियोक्ताओं के लागू करने में नैतिक रूप से ईमानदारी हो तो मुझे लगता है कि जिस सेक्टर के बारे में हम कई 2 दशकों से प्रयासरत हैं या 3 दशकों से अगर हम कहें तो बुरा नहीं होगा, तो ये 3 दशक से हमारा जो इतिहास बता रहा है कि हम एक नई चुनौती का सामना करने में सफल हो। तीसरी बात हम और ये कहना चाहेंगे कि जो R&D जिसमें भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट कहिए आप, भारत सरकार का इंटरेस्ट कहिए आप, ये बहुत ही कम रहा है। आप अगर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज के साथ अगर हमारे बजट को तुलना करें तो R&D में हमारा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से बहुत कम हमेशा ही रहा है और इसका नतीजा भी ये है कि हम हमेशा दूसरे के उत्पादों पर निर्भर रहे हैं। आज देखिए कि जैसे ही हमने मेक इन इंडिया में और अपनी पॉलिसी को हमने थोड़ा चेंज किया तो डिफेंस सेक्टर में हम कहाँ खड़े हो गए। जहां हमारा खाली इंपोर्ट का ही बिल था, आज हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो इसलिए अब ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट किया सरकार ने, इसके बहुआयामी रिजल्ट आएंगे और हम लोग खुश इस बात से हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा और जो चुनौतियां रोजगार के लिए भारत में हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड लेवल में आजकल चर्चा चल रही है ग्रीन ट्रांजिशन की, AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो नौकरियां जाने का एक खतरा बना हुआ है। तो ये जो विश्व के, चूंकि आप दुनिया के एक पार्ट है, तो दुनिया में अगर कोई चीज लागू होती है उसका अगर इम्पैक्ट आप सोचते हैं कि उसका इम्पैक्ट केवल यूरोपियन यूनियन पर आएगा या अमेरिकन व्यवस्था पर आएगा, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, जो भी दुनिया में चीजें चलती है उसका कहीं ना कहीं असर हमारे देश पर भी आता है। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है दीपशिखा मैम, और बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि छोटे छोटे गांवों में अगर उन्होंने कोई पहली नौकरी कर ली है, वो कंपनी EPFO से रजिस्टर्ड नहीं होती है बहुत सारे छोटे शहरों में, जब वो दूसरी बार अपनी पहली नौकरी EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में करने जाएंगे तो क्या वो उनकी पहली नौकरी मानी जाएगी, या 2 साल अगर उन्होंने गांव की किसी कंपनी में या छोटे शहर की किसी कंपनी में या खुद का काम किया है तो क्या वो मान्य नहीं होगा? देखिए, योजना जो है कल कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है और जो अभी योजना का प्रारूप अभी समझ आ रहा है उस हिसाब से ऐसा है कि जो कंपनी EPFO में रजिस्टर्ड है उसका एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। अगर आपने कुछ ट्रेनिंग ले रखी है, ट्रेनिंग किया है कहीं पर, तो ऐसा लगता नहीं है इस योजना में उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। आपको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट एक EPFO रजिस्टर्ड कंपनी अगर दे रही है, पहली बार आपको पहली बार नौकरी मिल रही है, तो आप इस योजना के तहत ये आप एलिजिबल होंगे इसमें और वो कंपनी भी एलिजिबल होगी। तो उद्देश्य ये है कि
आप एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है, उसको किस तरह से बढ़ाएं। हमारे जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं कॉलेजों से, उनको किस तरह से नौकरियां दी जाए। और आपको इसको देखना होगा इस पर्सपेक्टिव में भी कि सरकार की तरफ से एक इंटर्नशिप योजना भी आई हुई है। तो पहले ये है कि ट्रेनिंग, आपकी स्किलिंग भी हो रही है, और स्किलिंग के बाद आप नौकरी ढूंढते हैं तो आपको नौकरी मिल रही है यहाँ पर इसके तहत। तो एक पूरा चेन बनाया जा रहा है, क्योंकि उद्योग जगत में इस चीज को लेकर भी काफी एक कंसर्न रहता है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन हमें सही स्किल वाले जो हैं वो युवा नहीं मिल रहे हैं। तो इंटर्नशिप में कंपनी जो है वो उनको ट्रेन कर रही है, और उनको जरूरत जो स्किल चाहिए उस कंपनी को, वो स्किल उनको प्रदान की जा रही है, और उसके बाद उनको वो नौकरी पे रख सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में संवाददाताओं से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने इस योजना के बारे में क्या कहा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल कैबिनेट की मीटिंग में ELI स्कीम को अप्रूवल दिया गया। ये स्कीम प्रधानमंत्री जी की एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक नीति का नतीजा है। देश के युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए 5 साल का कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया था। उसके तहत ELI स्कीम लाई गई है। ELI स्कीम के द्वारा देश में जो यूथ नया जॉब में आता है, यानी कि न्यू एम्प्लॉयर है, उसको 1 साल में 2 किस्त में 7,500 रुपया DBT के माध्यम से उसके अकाउंट में डाला जाएगा। और जो कंपनी न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ऐसी कंपनियों को भी आर्थिक सहयोग करा जाएगा, ताकि वो एम्प्लॉयज को पास ऑन करके न्यू जॉब को ओपन करे। ELI स्कीम के द्वारा अगले 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपया एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर को DBT के द्वारा दिया जाएगा, और 3.5 करोड़ से अधिक जॉब निर्माण करने का लक्ष्य के साथ ये स्कीम लाई गई है। मैंने कल ट्रेंड देखा, सभी युवाओं ने इस स्कीम का स्वागत करा है, और मोदी जी ने अगले 5 साल के लिए एक रोजगार पैकेज के रूप में 2024-25 के बजट में अनाउंसमेंट करा था, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपया से 5 स्कीम चला के 4.5 करोड़ जॉब निर्माण करने का लक्ष्य रखा था। ये लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए ये ELI स्कीम बहुत उपयोगी होगी। दीपशिखा मैम, जैसे कि मनसुख मांडविया साहब भी कह रहे हैं कि इस योजना से युवाओं को बहुत लाभ होगा, और चूंकि आप कॉरपोरेट सेक्टर के काफी करीब रहती हैं, कल जब कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी तो कॉरपोरेट जगत का पहला रिएक्शन क्या रहा? कॉरपोरेट जगत ने इसका बहुत, आप देखेंगे कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उन्होंने बहुत स्वागत किया है। इस योजना का इंतजार कर रहे थे वो, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। फिक्की जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, उनका रिएक्शन आया, CII की तरफ से रिएक्शन आया। तो इसमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अगर कोई कंपनी जो है 100 एम्प्लॉयज लेती है, तो 2 साल में उसे सरकार की तरफ से 72 लाख तक का फायदा हो सकता है। और यही अगर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की कोई कंपनी है तो 1,44 लाख। तो देखिए, किसी भी कंपनी के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो हायर नहीं करना चाहते, लेकिन अब उनके लिए एक इंसेंटिव है कि हमें ये भी मिल रहा है, सरकार की तरफ से सहयोग कर रही है सरकार। तो एक हेजिटेशन जो अगर उद्योग जगत में था या कंपनीज में था कि स्लो डाउन है, ये है, या कुछ निवेश नहीं हो रहा है, जो भी शिकायतें थी, ये इस तरह का सरकार की तरफ से जो पुश आया है इस योजना के तहत, तो उद्योग जगत से भी उम्मीद की जा रही है, और जिस तरह का उनका रिएक्शन है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो ये योजना को, इसको लागू करने में काफी उत्साहित हैं इसको लेकर के। तो इसको योजना को लागू करने में वो काफी आगे रहेंगे। कल कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी, हमने आपको पहले भी बताया। इसके बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें इस योजना के बारे में विस्तार से बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा।
डॉक्टर प्रीत, जैसे कि अश्विनी वैष्णव साहब ने भी कहा कि इस योजना से युवाओं को एक अतिरिक्त सहायता मिलेगी, उनको एक पुश मिलेगा। जैसे मैडम कह रही हैं कि कॉर्पोरेट को सरकार की तरफ से एक पुश मिल रहा है, और जो युवा हैं जो रोजगार की तलाश में, उनको इस योजना से पुश मिलेगा कि वे और उत्साह से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, ताकि उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अवसर बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ इंसेंटिव भी प्राप्त होगा। आप अपना कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, जैसा कि आपने बताया कि लाखों और करोड़ों में लोग आपके साथ रजिस्टर्ड हैं। इस योजना को गांव और शहर के युवाओं तक पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से, मतलब जब हम आपकी तरफ से बात करते हैं तो निजी भागीदारी की बात करते हैं, वहां से किस तरह के अप्रोच आएंगे, मतलब किस तरीके की आप अपने जहन में कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं? सरकार की तरफ से ऑफ कोर्स काफी प्रसारित किया जा रहा है इस चीज को, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, काफी डिसेमिनेशन हुआ। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से क्योंकि अब नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं तो उनको भी टैलेंट की दरकार है, उनको भी जरूरत है और ज्यादा चीजों की। टेक्नोलॉजी की वजह से आज अगर आप बैंगलोर में हायरिंग करना चाहें तो आप झारखंड में हैं या झरसुगुड़ा में हैं या जयपुर में हैं, उनको किसी इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। इससे ये होता है कि आप देश का बेस्ट टैलेंट एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी, जिससे कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कहीं पे भी। जैसा मैम कह रही थी कि 1,44,00,000 तक का अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत ज्यादा कैंपेन्स होंगे। जैसे निजी पार्टनर्स ने हमें ऑलरेडी पूछना शुरू कर दिया है कि क्या आप हमें और बता सकते हैं कैसे होगा, कोई कैप है क्या, एलिजिबिलिटी क्या है। आई थिंक बहुत सारे मेन राज्यों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स में, गवर्नमेंट के जो DIC सेंटर्स होते हैं जिला स्तर पे, उन सब में जो प्राइवेट एंटिटीज के ऑफिसेज हैं, सैटेलाइट ऑफिसेज जिनको हम कहते हैं, जो Tier 2, Tier 3 सिटीज में होते हैं, उनकी जो सेल्स टीम्स हैं, उनके कजन्स, आई थिंक ये क्योंकि इतनी अच्छी योजना है, वर्ड ऑफ माउथ से भी जाएगी, निजी प्रयास बहुत ज्यादा होंगे टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, और ये एक ऐसा इंसेंटिव है जो इसको एनकरेज करेगा सबको कि आप इस पूरी मुहिम में जुड़े और आगे बढ़े। तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर ने ऑलरेडी बहुत चीजें शुरू कर दी हैं। अगर आप देखें कल तो फिक्की CII का ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है इस चीज पे, जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं देश के वो शुरू हो गए हैं। आप एक और चीज देखें कि क्योंकि लघु उद्योग इसमें भागीदार है। अभी अगर आप एक छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, मान लीजिए दाहोद में, तो आपके पास भी उतना ही अवसर है नए बंदे को हायर करने का, आपके पास भी उतना ही इंसेंटिव है जितना किसी बड़े शहर में। तो क्योंकि उन बिजनेस नोड्स को सेंसिटाइज किया जा रहा है अभी, वो अपने आसपास के क्षेत्र में अपने आप टैलेंट को इंसेंटिवाइज करेंगे। अगर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात करें कि किन सेक्टर्स में रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे इस योजना के शुरू होने के बाद, चूंकि कहा जा रहा है कि 3.5 करोड़ के आसपास रोजगार सृजित होंगे आने वाले 2 वर्षों में, तो वो कौन से, अगर टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें जहां पर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अवसर होंगे? इंडिया की इकोनॉमी Tier 2, Tier 3 में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट आज देहरादून में भी है, चंडीगढ़ में भी है, पुणे, अहमदाबाद, गांधीनगर, हर जगह है। तो रिटेल एक बहुत बड़ा सेक्टर है। रिटेल वो सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने का मुझे लगता है कि स्कोप रहेगा। दूसरा है फूड, बेवरेज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आप बेसिक शैम्पू, साबुन से अगर आप देखें तो इंडिया का कंजम्पशन लेवल सस्ते से मध्यम स्तर के प्रोडक्ट्स को खरीदने की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो FMCG दूसरा सेक्टर है। तीसरा है कि आज अगर आप मुंगेर जिले में भी एक ऑफिस स्पेस लेना चाहें तो आप देखेंगे उसकी कीमतें कितनी ज्यादा हैं, राइट। तीसरा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन, जहां पे बहुत ज्यादा पुश होगा एम्प्लॉयमेंट को लेके, फॉर्मलाइजेशन को लेके। चौथा सेक्टर है फाइनेंस, जो जनधन, जैम ट्रिनिटी है आधार मोबाइल के साथ, इससे हमारी बैंकिंग की पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गई है। अब क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आएगा। लोग डिजिटल फर्स्ट, बैंकिंग फर्स्ट, फॉर्मल फर्स्ट जब होंगे तो फाइनेंस वो चौथा सेक्टर है जो मुझे लगता है जहां पे बहुत ज्यादा एकदम से हम रोजगार बढ़ता देखेंगे। और पांचवा मुझे लगता है लॉजिस्टिक्स, क्योंकि जो FMCG पदार्थ आपको कंज्यूम करने हैं कहीं पे, वो कोई लेके जाएगा, पहुंचाएगा, रखेगा, स्टोर करेगा, वेयरहाउस करेगा। तो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग मुझे लगता है वो पांचवा सेक्टर है जहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांस है, स्पेशली स्कीम के साथ। एक और सवाल जहन में आ रहा है कि जब सरकार सहायता प्रदान कर रही है कंपनीज को, तो बहुत सारे शहरों में आपके भी जहन में यह बात होगी कि कंपनीज तो खुलती हैं लेकिन वो EPFO से रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। क्या उन कंपनीज को भी एक पुश मिलेगा कि आप EPFO से रजिस्टर्ड हों और सरकार से फायदा ग्रहण करें? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, एक बहुत बड़ा इसमें एंगल रहता है कि क्या हम फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। फूड सेक्टर में जैसे PMFME स्कीम है, वैसे ही अब हम चाहते हैं कि हर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। क्योंकि आज एक बंदा जो अपने जीवन के 35-40 साल एक कंपनी को देता है, उसके पास रिटायरमेंट के बाद कोई सेफ्टी नेट
बैकअप नहीं है, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वो हैंड टू माउथ है। भगवान ना करे उसके जीवन में एक आपदा अगर आ जाती है तो उसके पास बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं है, पैसे नहीं है, वो बहुत बार पॉवर्टी रेखा के नीचे चला जाता है। फॉर्मलाइज जब आप किसी को करते हैं तो किसी आपदा में आप वो पैसा निकाल सकते हैं, आपके पास एक सोशल सिक्योरिटी नेट है, आपके पास पोस्ट रिटायरमेंट एक इनकम का स्रोत है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं एक फ्यूचरिस्टिक इंडिया के लिए। आप देखिए कि जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो 2047 जब भारत एक विकसित देश होगा वो 22 साल का होगा। उस वक्त उसके पिता, उसके दादा के पास एक सेविंग होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, एक सेफ्टी नेट होगा। ये बहुत दूरदर्शिता की निशानी है कि हम कैसे पूरी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की तरफ प्रोत्साहन दे रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद ही होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस साल का बजट पेश जब किया था तो उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी, प्रोत्साहन आधारित रोजगार योजना। आज ये योजना धरातल पर आ गई है। आइए सुनते हैं वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए उस समय क्या कहा था। Employment linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. कार्यक्रम के अंत में तिवारी साहब, बहुत कम समय में आपसे एंड कमेंट लेना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि आने वाले जो 2 वर्ष हैं उसमें ये योजना किस तरीके से भारत के रोजगार सृजन के पूरे परिदृश्य को बदल सकती है? देखिए, मैं बहुत ही आशान्वित हूं और मुझे लगता है कि जो भारत की विकास की रूपरेखा है उसमें ये मील का पत्थर साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से जो रोजगार सृजन होंगे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होंगे। और आज के लिए सबसे आवश्यक ये है कि रोजगार सृजन अगर होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे देश की न केवल अर्थव्यवस्था बदलेगी बल्कि हमारे देश की जो सामाजिक आर्थिक बुनियाद है वो मजबूत होगी। और तीसरा है कि जो थोड़ा सा एक निराशा हमारे युवा समाज में थी वो निराशा का भाव भी खत्म होगा और सरकार के प्रति भी एक उदार मनोभाव हमारे समाज में पैदा होगा। कुल मिलाकर के ये एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। आप सभी विशेषज्ञों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार की इस योजना से आने वाले समय में रोजगार का परिदृश्य बदलेगा, इकोसिस्टम बदलेगा, युवा और तेजी से आगे बढ़ेंगे और भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा। अभी आप सुन रहे थे प्रोत्साहन आधारित रोजगार योजना ELI पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अपना कंपनी के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख डॉक्टर प्रीत, आर्थिक विश्लेषक दीपशिखा सिकरवार और ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र TUCC के राष्ट्रीय महासचिव SP तिवारी।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।